वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन में, ठीक है। आपके लगभग 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इस टॉपिक पे और हम लोग इस पे बेस्ड जो है हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमने करा रखा था, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस थे और कुछ सब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। तो कुछ बच्चों की ये आ रहे हैं कमेंट्स कि भाई अभी तो हम लोग प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, यदि आप टारगेट प्री को लेके चलेंगे तो थोड़ा सी दिक्कत है, क्योंकि मेंस में जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने का समय मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अभी टाइम टेबल एग्ज़ाम का नहीं आया हुआ है, तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि जो प्री और मेंस दोनों के काम में है। और आपको मालूम है कि जो मेरा सिलेबस है आपका जीआईसी मैथ्स का, प्री और मेंस का जो है सेम है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और मेंस में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, डेफिनेटली मेन प्रॉब्लम ये है थ्योरम का, ठीक है। क्वेश्चन तो बिना सॉल्व किए आप जो लॉन्ग टाइप के हैं तो उसको तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। हाँ, थ्योरम की बात है तो जो थ्योरम्स होते हैं उनके स्टेटमेंट डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस होगा तो उसका आपको प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए, जब तक अभी हमारे पास एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है तब तक जो है हम क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, ठीक है। चाहे यदि मैं कोई थ्योरम बताता हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम जो है बीएससी लेवल की है, ठीक है। ये जो रिलेशन आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ तो इंटर का, उसके बाद जो है अब बीएससी लेवल की है, तो उसमें कुछ थ्योरम्स भी आपको मिल जाएंगी। तो अब जैसे मैंने कल ही एक क्वेश्चन बताया था कि खास जैसे रिवर्सल रूल का एक क्वेश्चन आता है, अभी हम इसको प्रूफ कराएंगे कि भाई अभी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन जब पढ़ाएंगे, R1 कंपोजिट R2 का जो इनवर्स होता है, ये क्या हो जाता है R1 एंड जो है R2, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, R2 इनवर्स और जो है कंपोजिशन R1 इनवर्स। ये अब ये स्टेटमेंट यदि आपको याद है तो डायरेक्टली आप टिक कर सकती है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो अब इसका हम क्वेश्चन अभी हम कराएंगे भी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में, इसका हम आपको प्रूफ भी देंगे, ठीक है। प्रूफ देंगे, लेकिन अब प्री में प्रूफ की जरूरत तो है नहीं, सीधा ऑप्शन में आप देख के टिक कर देंगे। लेकिन मेंस में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, तो चीज़ों को हम लोग जो है डिटेल में करते हैं। जैसे ही यहाँ समय का टाइम का जो है शॉर्टेज होगा, तो हम वहाँ पे जैसे कोई जो प्रूफ है, जैसे इसकी जरूरत फिर मेंस प्री में तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर हम वहाँ पे स्किप करेंगे, अदरवाइज अभी हम लोग जो है डिटेल में चीज़ों को लेके चलेंगे। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे उस पर आते हैं। जैसा कि हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया था। आज एक प्रॉब्लम्स और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने बीएससी में ऑलरेडी किया होगा, तो चीजें दिक्कत नहीं आएगी समझने में। देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। क्वेश्चन कर रहा है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r बी द रिलेशन इन n क्रॉस n गिवन बाय a comma b related to c comma d if and only if a plus d equals to b plus c where a comma b comma c belongs to and then show that this is a equivalence relation। तो फिर वही बात, इसको हमें क्या दिखाना होगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो रिलेशन डिफाइंड है आपके प्रॉब्लम में उसको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाता है, 1 by 1 फॉर रिफ्लेक्सिविटी if a comma a belongs to R for all a belongs to कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब जो है आपका जो रिलेशन है किसमें है, n क्रॉस n में डिफाइंड है। तो अब जिस तरीके से रिलेशन हमने ऑलरेडी बताया था कि प्रॉब्लम में रिलेशन हमेशा डिफाइंड रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ में हमें रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होगा, यानी सेम ऑर्डर पेयर a कामा b रिलेटेड टू a कामा b। एक्चुअली देखिए, अब यहाँ से गिवन क्या है, सिंस a प्लस डी इक्वल टू क्या है, b प्लस सी दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं, सेम लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे a प्लस डी लिखा है इक्वल टू क्या लिखा है, b प्लस ए लिखा है, ठीक है। तो अब इस चीज को देखा जाए तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, जैसा कि हम सेम लेना है, यानी सेम का मतलब क्या, a कामा b रिलेटेड टू a कामा b, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पे सिंगल एलिमेंट देख रहे हैं ना, a कामा ए, तो डेफिनेशन में बताया था। अब यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो a कामा b लिए, दूसरा b क्या लिए हम लोग, a कामा b ले लिए। तो अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसको देखिए किस तरीके से डिफाइंड है। जो पहला ऑर्डर पेयर है इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इस सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर के
सेकेंड कंपोनेंट के साथ किया गया है प्लस लगा के, ठीक है। और फिर इसके इक्वल्स क्या किया गया है, बी प्लस सी किया गया है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड किया गया। इस तरीके से जो है आपका रिलेशन क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी पहला जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट के साथ प्लस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ से क्या आएगा, यानी इसका प्लस इसके साथ और इसका प्लस इसके साथ a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा, b प्लस ए आएगा। क्या आएगा, a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, b प्लस। अब यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ लिखा है, यानी यदि ऐसा है, यानी a कामा b रिलेटेड टू c कामा d है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस सी। लेकिन जब ऐसा है, यानी a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस सी है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमें यहीं भी तो पहुंचना है। अब डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट a कामा b रिलेटेड टू a कामा b, ठीक है, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी आपको डेफिनेटली आपको मालूम है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है ना, प्लस क्या होता है, कम्युटेटिव होता है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आपको हम समय दे रहे, एक सेकेंड का नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है किसका, सिमेट्रिक, कर लीजिए नोट जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक दिखाते हैं, फॉर सिमेट्रिक, सेकेंड है आपका फॉर सिमेट्रिक। इसके लिए हमने आपको डिफाइन किया था, इफ ए कामा बी रिलेटेड टू आर है, तो आपको क्या दिखाना था, इसके लिए सिमेट्री के लिए बी कामा ए भी किस में बिलोंग करेगा, और, ठीक है, फॉर ऑल द गिवन सेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि जो रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, तो आप लेके चलेंगे, लेट ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, according to the definition of symmetricity, you have to show that C comma D belongs to, sorry, C comma D related to A comma D, यहाँ पे आपको पहुंचना है, ठीक है। अब हमने जैसा बताया, आप रिलेशन को देखिए, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिए, आराम से समझ के चलिए, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में कर ले जाएंगे। चलिए A कामा B रिलेटेड टू C कामा D किस तरीके से डिफाइंड है, यानी जब ये होगा तो ये होगा, यानी दिस इंप्लाई दैट a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। अब आपको कहाँ पहुंचना है, सिमेट्रिक होना होगा, तो इसको सी कामा डी जो है रिलेटेड टू ए कामा बी आपको लाना होगा। इसको लाने के लिए फिर वही नियम, क्या, इस जिस तरीके से रिलेशन डिफाइन है, इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो है किसके साथ, सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट का, और इसका साथ यानी सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस, ये आना चाहिए, ठीक है। जब ये आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा बताइए, इसको क्या आप यहाँ से ये नहीं लिख सकते, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए, डेफिनेटली हमने कुछ किया नहीं है, सी को आपका सेम साइड में है, ठीक है। सी प्लस बी पहले भी था, अब भी था, ठीक है। यहाँ पे भी डी प्लस, बस लिखने का तरीका है, ठीक है। किस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइन, उसको आपको देखना होगा। डेफिनेटली हमने बताया इफ एंड ओनली का केस है, जब ये आ गया तो आप ये लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो, दिस शोज दैट सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी, यही तो चाहिए था आपका, ठीक है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। दिस मींस आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, ठीक है। आर यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये था, ठीक है। इसको भी जल्दी से आप नोट कर ले। फिर हम लोग बात करेंगे अब जो है ट्रांसिटिव की, ठीक है। ये जो गिवन रिलेशन है, जो डिफाइंड रिलेशन है, ऑलरेडी क्या है, ट्रांसिटिव भी है, ठीक है। चलिए अब ट्रांसिटिव के लिए हमने वही प्रोसेस से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू द आर, ठीक है। ये प्रूफ करना हो, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं।
फॉर ट्रांजिटिव लास्ट। ट्रांजिटिव के लिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा ना, इफ ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी एंड दूसरा ऑर्डर पे लेंगे तो सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा ए नेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये इसका इस ऑर्डर पेयर का लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। एंड फिर क्या लेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। आपको क्या पॉइंट दिखाना होगा, ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। यही डेफिनेशन हमने अप्लाई की है, ठीक है। चलिए अब देखिए रिलेशन किस तरीके से डिफाइन, आप यहाँ पे आइए, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी होगा तो इसकी आप क्या लिख सकते हो, दिस शोज दैट या दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस। अब यही चीज जो है इस डेफिनेशन पे भी अप्लाई करिए, है ना। सी कामा डी, तो इसका कैसे किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है, इस जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट के साथ प्लस होगा, यानी सी प्लस एफ इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यानी डी प्लस ई, ठीक है। यही तो बात होगा इस तरीके से जो रिलेशन डिफाइंड एक्चुअली। अच्छा अब आपको पहुंचना कहाँ है, ये चीज देखना। हमें पहुंचना है कि आपको ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, यानी जो है ए कामा बी रिलेटेड टू व्हाट। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या ए कामा सी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर था एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर था, हमने क्या दिखाना, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब इस केस में क्या दिखाना होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, ठीक है। इस केस में क्या दिखाना पड़ेगा, ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, ठीक है। ये यहाँ पहुंचना होगा। अब यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या लाना होगा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट का लास्ट के साथ, इसका सेकेंड का फर्स्ट के साथ, यानी ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। ये पहुंचना, यहाँ पे पहुंचना हो। जब आप ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई ला देंगे या ये लिख पाएंगे तो आप डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं ए कामा बी रिलेटेड टू ई का, ठीक है। चलिए अब इस चीज को लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड कैसे करेंगे, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू लेफ्ट के साथ और राइट के साथ ऐड होगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको दिख रही है, डी यहाँ पे भी है और आपका यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है और आपका यहाँ पे भी। यहाँ से आपको मिल जाएगा ए प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, यही तो मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कैंसिलेशन ला, किस ला से कैंसिल कर रहे हैं, बाई कैंसिलेशन ला से जो है आपने किसको डिलीट कर दिया है, डी सी को, ठीक है। चलिए अच्छा ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, यही तो आप देखिए ला दिए। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो क्या, ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ, ठीक है। दिस मीन्स दैट आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, आर ट्रांजिटिव। जब जो रिलेशन गिवन है प्रॉब्लम में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हेंस आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जब तीनों हो जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो आप कहेंगे गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस, ठीक है। चीजों को आप नोट कर ले। देखिए कहीं पे भी आपको डाउट आता है, आप जिन्होंने एडमिशन दिया है उनको जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर कोचिंग का दिया हो, आप अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या किसी स्टेप पे डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल आप फ्री हो, एनी टाइम आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या जो कोचिंग का जो नंबर गिवन है आपको दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कुछ नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। इसको आप नोट कर लें जल्दी से। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब आपने क्लास 11th में, आपने 11th 12th में किया था रिलेशन फंक्शन में, आपने वहां पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात की थी, ठीक है। कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता केस है। जैसा कि आपको मालूम है जो फंक्शन होता है रिलेशन का पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन है
क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए, लेट R1 बी द रिलेशन फ्रॉम x टू y। इस तरीके से लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, लेट पूरा लैंग्वेज में लिखिए, R1 बी द रिलेशन फ्रॉम x टू y। ठीक है, एक ही बात है। एंड R2 बी द रिलेशन फ्रॉम y टू z। ये क्या है, आपके सेट है, ये सब क्या है, एक्स वाई क्या है, सेट्स है। ठीक है, R1 कहाँ से रिलेशन है, x टू y सेट है, और दूसरा जो रिलेशन R2 है कहाँ से कहाँ तक है, y टू z। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, हमने जैसा आपको बताया था, जो रिलेशन होता है, जैसे हम आपसे ये कहें कोई सेट A है, दूसरा कोई सेट B है, हम जो रिलेशन डिफाइन करेंगे दोनों सेट के बीच में, तो क्या होता था जो रिलेशन डेफिनेशन, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, इसका मतलब क्या, दैट इज R1 इज ए सबसेट ऑफ R x क्रॉस y एंड R2 इज ए सबसेट ऑफ y क्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब हम क्या करेंगे, देन कंपोजिशन ऑफ R1 एंड R2, देन कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन R1 एंड R2। इसके बाद आपको लिखना है, देन देखिए डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, यदि आपको डेफिनेशन क्लियर रहेगा ना तो आप चीजों को इजीली कर पाए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए स्टेप आ कहाँ से रहा। देन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R1 एंड R2 इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट करेंगे, ये देखिए, लिखते हम उल्टा है, पढ़ते कुछ और। देखिए R1 कंपोजिट R2, तो हम लोग इस टाइप इधर से लिखते हैं। ठीक है, R1 कंपोजिट, वो फॉर मतलब कंपोजिशन, ठीक है, ऑपरेशन है ये। R1 कंपोजिशन क्या है, R2, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा देखते हैं R2 R1, ऐसा नहीं, R1 कंपोजिशन R2। ठीक है, डिनोटेड बाय R1 कंपोजिशन R2। ठीक है, जो अब इच्छा है, जो R1 कंपोजिशन R2 होगा, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये जो आपका डिफाइन होगा कहाँ से कहाँ तक, जो है एक्स टू जेड। जैसा कि आपने रिलेशन में फंक्शन में किया था, आपको याद होगा, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। सपोज करो, चलो जो है अभी हम इसको R1 लेते हैं। ठीक है, ये किस सेट से एक्स टू वाई डिफाइंड है, जो R2 रिलेशन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, वाई टू जेड। ठीक है, तो हम जो R1 कंपोजिशन R2 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, R1 कंपोजिशन R2 की बात करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, एक्स टू जेड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नो। तो जब ये R1 कंपोजिशन R2 एक्स टू जेड में डिफाइन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, R1 कंपोजिशन R2 इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस व्हाट, एक्स क्रॉस जेड। कोई दिक्कत, यानी जो R1 कंपोजिशन R2 होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे कहाँ के होंगे, एक्स क्रॉस जेड के होंगे। ठीक है, जो R1 होगा उसके एलिमेंट्स कहाँ के होंगे, किस सेट के, एक्स क्रॉस वाई के होंगे। इसी तरीके से R2 के जो एलिमेंट्स होंगे वाई क्रॉस जेड के होंगे। कोई दिक्कत नो। चलिए, तो इसकी जो डेफिनेशन, ये तो लैंग्वेज में हो गया, अब इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको आप जो है हम आपको नोट करा दें, इसको आप फिगर बना लीजिएगा। चलिए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज R1 कंपोजिट R2 इज डिफाइंड एज इक्वल्स टू x कामा, जैसा कि हमने बताया जो R1 कंपोजिट R2 के एलिमेंट्स होंगे किसके होंगे, x क्रॉस z के होंगे, और इसके एलिमेंट्स किस टाइप होंगे, x कामा z टाइप के होंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू, अच्छा किस में बिलोंग करेगा बताइए, x क्रॉस z में करेगा। ठीक है, फॉर सम y बिलोंग्स टू कैपिटल Y and x comma y belongs to R1 and y comma z belongs to R2। ठीक है, x comma y किस में बिलोंग करेगा, R1 में, और y comma z किस में बिलोंग करेगा, R2 रिलेशन में। ठीक है, तो यही आपका डेफिनेशन हो गया किसका, R1 कंपोजिट R2 का। ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो इसको आपको डेफिनेशन ये याद होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से डेफिनेशन। चलिए,
अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन, अगला जो डेफिनेशन है आपका क्या है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। जैसे आप पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, उसी तरीके से इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात हम लोग करते हैं। इसमें लिखिए डेफिनेशन, लेट आर विद रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, इनवर्स लिख लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, लेट आर विद रिलेशन from x to y, then let R with the relation from x to y, then R inverse is relation from y to x। ठीक है, जब R रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, x to y में है, तो R इनवर्स क्या होगा, y to x होगा। is defined as R inverse equals to y comma x belongs to y क्रॉस x। ठीक है, y comma x किसका एलिमेंट होगा, y क्रॉस x का होगा। ठीक है, इस तरीके का भी हमने लिखा था, x comma y किसका था, y x क्रॉस y का। इसी तरीके से y comma x जो होगा इसका सेट होगा, y क्रॉस x का होगा, सच दैट x comma y belongs to R। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है आपका किसका है, इनवर्स ऑफ रिलेशन का है। किसका है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x comma y belongs to R, this implies that y comma x belongs to R। ठीक है, ये डेफिनेशन किसका हो गया, आपका R इनवर्स का, यानी इनवर्स ऑफ रिलेशन का ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसको भी आप डेफिनेशन जल्दी से आप नोट कर लें। चलिए, अब हम लोग एक प्रूफ और करते हैं, जिसको भी हमने बताया था, रिवर्सल रूल। ठीक है, इसको देखिए, जो रिवर्सल रूल एक्चुअली आपको फंक्शन में भी मिलेगा, रिलेशन में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा ये रिवर्सल रूल। तो यहाँ पे हम लोग जो रिवर्सल रूल बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, रिलेशन में। ठीक है, रिवर्सल रूल होता क्या है, R1 कंपोजिट R2 का जो इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू R1 इनवर्स यानी R2 इनवर्स कंपोजिट R1 इनवर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल बोलते हैं। यानी रिवर्सल रूल क्या होता है, R1 कंपोजिट R1 का होल इनवर्स इक्वल्स टू R2 का इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स। ठीक है, अब इस बात को हम प्रूफ भी करा देते हैं। प्रूफ सिंपल प्री में हालांकि जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने बता दिया, फिर भी आप देख लीजिए। अब प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है, किसी भी दो, एक्चुअली ये भी क्या है, एक टाइप का सेट ही तो हुआ, R1 कंपोजिट R2 क्या है, टाइप का सेट है। तो कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाना, ठीक है, दो सेट को इक्वल दिखाने का एक ही फंडा है, आप दिखा दे A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक, क्या दिखाएंगे, A को B का सबसेट दिखाएंगे और B को A का सबसेट दिखाएंगे। आप ऐसा दिखा पाते हो तो इट मींस दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू B। वही काम करेंगे यहाँ पे, ये जो सेट है इसको क्या क्या दिखाएंगे, ये इसका सबसेट है, और जो R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 है ये किसका जो है सबसेट है, दिस सेट। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए फिर वही प्रोसेस है, सिंपल सा है। तो आप पहले जो हम लोग कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के यहाँ हम लोग डेफिनेशन का यूज करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, x to y है, एंड R2 जो रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक है, y to z है। ठीक है, और R1 कंपोजिशन R2 की बात करें, R1 कंपोजिशन R2 की बात करें, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, x to z होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा इसकी बात कर ले, जैसे हम इसकी बात करें, जो है हमें दिखाना क्या है, R1 कंपोजिशन R2 का इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, z to x।
ठीक है। R1 कंपोजिशन R2 का इनवर्स जो है कहाँ से कहाँ सेट होगा इसका, Z2X होगा, ठीक है। अच्छा R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई जब देखिए डेफिनेटली ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो सेट होगा Z क्रॉस X होगा, यानी Z2X होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा, Z2X, या ये भी लिख सकते हैं R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स इज सबसेट ऑफ Z क्रॉस X, ठीक है। इसका सबसेट होगा Z क्रॉस X का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन है। ये भी आप कह सकते हैं दैट इज R1 कंपोजिशन R2 इज ए सबसेट ऑफ X क्रॉस Z, ठीक है। और इसको भी आप लिख सकते हो क्या, R1 कंपोजिशन R2 इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ Z क्रॉस X, ठीक है। चलिए अब वही चीज है कि हम लेके क्या चलेंगे, जो लेफ्ट वाला साइड है आपका, यानी जो है किस पे, R2 कंपोजिशन सॉरी R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स, तो जो है हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्या लेके चलते हैं, R2 इनवर्स कंपोजिशन R2 इनवर्स, ठीक है, सॉरी R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए R1 कंपोजिशन R2 इनवर्स। अच्छा इसके जो एलिमेंट्स जो होंगे किस टाइप के होंगे, अभी हमने बताया इसके जो एलिमेंट्स होंगे Z कामा X टाइप के, ठीक है। लेट Z कामा X बिलोंग्स टू R1 कंपोजिशन R2 इनवर्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ जो है इनवर्स रिलेशन, ये क्या हो जाएगा यहाँ से X कॉमा Z किसमें बिलोंग करेगा, R1 कंपोजिट R2 में बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, R1 कंपोजिट R2 में बिलोंग करेगा। अब इसको हम जो है बाय डेफिनेशन ऑफ जो है कंपोजिशन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट X कामा Y बिलोंग्स टू R1 एंड Y कामा Z बिलोंग्स टू R2। क्या हो जाएगा, X कामा Y बिलोंग्स टू R1 एंड Y कामा Z बिलोंग्स टू R2 फॉर सम, वही डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, फॉर सम Y बिलोंग्स टू फॉर सम Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, फॉर सम Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। चलिए अच्छा अब इनवर्स जो है इनवर्स ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन के यूज करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या Y कामा X बिलोंग्स टू R1 इनवर्स, ठीक है, यही तो होगा। अभी हमने जो डिफाइन किया था R आपको क्या था, X कामा Y था, ठीक है, बिलोंग्स टू R, और दिस इंप्लाइज दैट Y कामा X बिलोंग्स टू R इनवर्स, ठीक है, वही तो है। X कामा Y जब R1 में बिलोंग करेगा डेफिनेटली Y कामा X किस में बिलोंग करेगा, R1 इनवर्स में बात बिलोंग करेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, जब इसको हम Z कामा Y लिखेंगे ये कहाँ किस में बिलोंग करेगा, R2 इनवर्स में बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, R2 इनवर्स में बिलोंग करेगा। फॉर सम वही फॉर सम Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, फॉर सम Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। चलिए अब यहाँ से देखा जाए तो अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस साइड में लिख देते हैं, Z कामा Y बिलोंग्स टू R2 इनवर्स एंड Y कामा X बिलोंग्स टू R1 इनवर्स, ठीक है। हमने जो पहले लिखा था Z कामा Y इसको हमने एक साइड में लिख दिए, ठीक है। हमें पहुंचना कहाँ पे है, हमें दिखाना है कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए जो है हमने इसको राइट से हमने इस साइड में लिया, ठीक है। अब अच्छा देखिए अब हमें यहाँ पे देखा जाए तो Z कामा Y बिलोंग्स टू R2 इनवर्स एंड Y कामा X बिलोंग्स टू R1 इनवर्स। अब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे, हम यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा भाई ये जो कंपोजिशन यही तो करते ना, Z कामा X यानी ये आ जाएगा Z कामा X बिलोंग्स टू, अब जरा ये हमें बताइए जो आपका Z कामा X होगा किसमें बिलोंग करेगा, R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स, ठीक है, किसमें बिलोंग करेगा, R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स में करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के डेफिनेशन से ये Z कामा X किसमें बिलोंग करेगा, R2 इनवर्स कंपोजिशन R1 इनवर्स में बिलोंग करेगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आया, अब जो ये Z कामा X था
किसका सबसेट था, R1 कंपोजिशन R2 इनवर्स का सबसेट था, और यही जेड गामा एक्स इसका सबसेट हो गया। अच्छा ये देखिए जो है इफ एंड ओनली, ये दोनों तरफ से बातें सही होंगी, इधर से भी सही, ये इफ एंड ओनली का केस है, यानी जब ये होगा कि यहाँ पे पहुंचेंगे फिर आप यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा ट्रू है, तो आप इसको जो है ये साइन यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ का, ठीक है। अब होता क्या, अभी हमने बताया भाई इसको प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, किसी भी दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए दिखाते हैं। तो अभी हमने लिया कि जो जेड का एक्स जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, और इसमें तो करिए साथ साथ जो जेड का एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यानी इसका भी सबसेट हो गया है ना। यहाँ से क्या निकल के आया, इट मीन्स हैंस R1 composition R2 inverse equals to what, R2 inverse composition R1 inverse, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर रिवर्सल रूल, इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल फॉर द रिलेशन। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ट्री के पर्पज से आपको इसको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिजल्ट माइंड में रखिए तो सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा जो है अब वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।